नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जय सिया राम जय। तो आज मैं अपने वैदिक सभ्यता का 5वां पार्ट लेके आया हूँ। अब तक मैंने पिछले लेक्चर में मैंने सारे वैदिक सभ्यता के जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे, ब्राह्मण था, अरण्यक था, ब्राह्मण अरण्यक में क्या क्या है, वो सारी बातें बताई। अब हम ऋग्वैदिक सभ्यता के उस पोर्शन पे आ गए हैं, ऋग्वैदिक काल के या उत्तर वैदिक काल में, कि हमें उनके सामाजिक जीवन, राजनैतिक जीवन और आर्थिक जीवन को डिटेल से पढ़ना है। हमें उनके सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और राजनैतिक जीवन को डिटेल से पढ़ना है। तो चलिए, अब हम वैदिक सभ्यता के पार्ट 5 पर हैं। ध्यान रखेंगे, इसके पहले जो मैंने 4 लेक्चर दे दिए हैं आप उनको जरूर देखिए, तब इस पे आइएगा, ठीक है। तो अब निरंतरता बनाए रखते हुए इस पूरे एंशिएंट हिस्ट्री को ख़त्म करना है अच्छे से। तो अब हम लोग शुरुआत करेंगे ऋग्वैदिक काल के सामाजिक और आर्थिक संरचना के बारे में, कि वहाँ आर्थिक स्थिति कैसी थी, सामाजिक जीवन क्या था। तो देखो, अगर मैं ऋग्वैदिक काल की बात करूं तो ये समय आपको पता है कि ये तो मैं कई बार बता चुका हूं कि पूरे वैदिक सभ्यता को 2 पार्ट में बांटा गया है। यानी कि 1500 से जो 1000 BC का समय है, ये ऋग्वैदिक काल का समय है। यानी 1500 से कितना, जो 1000 BC का समय है, ये ऋग्वैदिक काल का समय है। और अब हम 1000 BC के बाद का जो है उत्तर वैदिक, लेकिन अभी हम लोग भाइयों डिटेल से आराम से ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए ऋग्वैदिक काल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। क्या था देखिए, हाँ, ऋग्वैदिक काल को समझने से पहले हम कुछ नदियों के बारे में जान लेते हैं। क्वेश्चन यहां से बनते हैं कि ऋग्वैदिक काल या वैदिक सभ्यता में जो नदियां थी उन्हें किस किस नाम से हम लोग जानते थे। तो देखिए, वैदिक सभ्यता की अगर बात की जाए तो वैदिक सभ्यता की अगर बात की जाए तो वैदिक सभ्यता में कुछ नदियां हैं, ये नाम पूछे जाते हैं। जैसे देखिए, कुछ नदियां हैं जो अफगानिस्तान में बहती थी, जैसे कुंभा का पुराना नाम कुंभा है, नया नाम अब काबुल है। काबुल है ना, याद है ना, काबुल सिंधु की सहायक नदी है, काबुल नाम से जगह भी है अफगानिस्तान में, और काबुल सिंधु की सहायक नदी भी है। हाँ, कुर्रम जो कि सिंधु की सहायक नदी है, ये भी कुर्रम है। गोमल जो है आज ये गोमती के नाम से जानी जाती है, ठीक है, कोमल गोमती। ये अफगानिस्तान लिखा हुआ, तो ध्यान रखिए गोमती नदी अफगानिस्तान वाली नहीं है, ये गलती से छपा हुआ है। गोमल जो है गोमती। सुवास्तु क्या है, स्वात के नाम से जानी थी। शत्रुदी ये सतलज के नाम से जानी जाती है, ठीक है। बिपाशा जो है आज वो ब्यास के नाम से जानी जाती है। परसुणी जो है आज वो रावी या इरावदी के नाम से जानी जाती है। अक्सिनी जो है वो चिनाब के नाम से जानी जाती है। वितस्ता झेलम के नाम से जानी जाती है। हाँ, ध्यान रखिए, ये अफगानिस्तान में जो गोमती दिखा रहा है, इसको आप भूल से गोमती नदी को अफगानिस्तान में समझ लीजिएगा। ये कुछ नदियाँ जैसे कुंभा है, कुर्रम है और आपके सुवास्तु है, ये नदियाँ थी पुरानी अफगानिस्तान में। लेकिन ये गोमती नदी, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये गोमती नदी अफगानिस्तान में नहीं। हाँ, पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में आपके देख रहे हैं बिपाशा को ब्यास के नाम से आप जानते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, कई बार ये इसमें आपको देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें जो जिस पर मैं टिक कर रहा हूं वो आपको हमेशा ध्यान रखना है। मैं टिक कर रहा हूं, सब तो नहीं पढ़ना है। इसमें आप बिपाशा ध्यान रखेंगे जिसे ब्यास नदी के नाम से जानते हैं। परसुणी को ध्यान रखेंगे जिसे रावी या इरावदी के नाम से जानते हैं। अक्सिनी ध्यान रखेंगे जिसे आज चिनाब के नाम से, वितस्ता नहीं झेलम। गोमल ध्यान रखेंगे बस, यानी कि गोमल, बिपाशा, परसुणी, अक्सिनी, वितस्ता। और भी हैं कुछ नदियां, ये इंपॉर्टेंट है। नहीं, वैदिक काल में कभी कभी पूछा जाता है कि आज की जो नदियां उनको वैदिक काल में किस नाम से जानते थे, ठीक है। अब आइए, हाँ, सिंधु को सिंधु ही कहते थे। हाँ, सरस्वती आज घग्गर नदी बन गई है। हाँ, कहीं कहीं सिंधु को सुषोमा कहा गया है, कहीं कहीं सिंधु को सुषोमा कहा गया है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। कहीं कहीं सिंधु को सुषोमा भी कहा गया है। हाँ, सरस्वती नदी ने दिया है। सरस्वती नदी को आप ध्यान रखेंगे नदीतमा भी कहा गया है। सरस्वती नदी को नदीतमा कहा गया है। देखो, इसको आप एक क्लास की तरह से
नोट करते चलिएगा। मैंने पहले कहा है ये एंशिएंट हिस्ट्री का लेक्चर है तो आपको उतना ज़्यादा इंटरटेनिंग नहीं, हाँ लेकिन एग्जाम के पर्पज़ से हमें ख़त्म करना है तो हमें चाहे इंटरटेनिंग हो चाहे ना हो लेकिन पढ़ना है, तो ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से अब आगे बढ़ते हैं इतनी, तो ये नदियों के नाम ध्यान रखेंगे वैदिक सभ्यता में। हाँ अब थोड़ा हम सामाजिक और आर्थिक जीवन के बारे में हम लोग अब पढ़ने की बात करेंगे। देखिए द ऋग्वैदिक एरा फैमिली वॉज मेल डोमिनेटेड, मतलब ये एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी, मतलब ये समाज जो था पुरुष प्रधान था। आप अगर सिंधु सभ्यता की बात करोगे तो मैं पढ़ा चुका हूं, सिंधु सभ्यता एक मात्र सत्तात्मक समाज था। ये सामाजिक जीवन की बात हो रही है। सामाजिक, आज केवल हम ऋग्वैदिक काल की 2 चीजों को पढ़ेंगे, सामाजिक और आर्थिक जीवन, उसके बाद हम पढ़ेंगे बाद में राजनीतिक जीवन, फिर उत्तर वैदिक काल के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन को पढ़ेंगे, फिर दोनों का कंपैरिजन करेंगे। आप सोचिए मैं बिल्कुल हर चीज को डिटेल में पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो देखिए द ऋग्वैदिक एरा फैमिली वॉज मेल डोमिनेटेड, द फादर वॉज इट्स हेड, मतलब ऋग्वैदिक काल जो परिवार था वो पुरुष प्रधान था, मेल डोमिनेटेड था। हाउसेज वर मेड ऑफ वुड एंड बैम्बूज, घर कैसे बने होते थे? घर जो थे वो बांस और लकड़ी के बने होते थे। ऋग्वैदिक सभ्यता में द 3 मेन क्लासेस इन द, पूरे ऋग्वैदिक काल में समाज को 3 वर्गों में बांटा गया था। इन ऋग्वैदिक एरा देयर वर 3 मेन क्लासेस, योद्धा, वॉरियर, पुरोहित और सामान्य लोग। ऋग्वैदिक काल में प्रमुख 3 वर्ग थे। देयर वर 3 मेन क्लासेज इन ऋग्वैदिक एरा वर वॉरियर्स, प्रीस्ट्स एंड कॉमन पीपल। तो ऋग्वैदिक काल में जो है 3 वर्ग थे, वॉरियर मतलब योद्धा, पुरोहित एंड और कॉमन पीपल। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, समाज कैसा था? पुरुष प्रधान, जबकि सिंधु सभ्यता में मात्र सत्तात्मक मैट्रियोरिकल सोसाइटी थी, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी कह सकते हो। हाँ यहां पर ध्यान रखो, ऋग्वैदिक काल में अब आगे पढ़ोगे ये लोग करते क्या थे। देखिए ये पशुचारी व्यवस्था थी, समझो। पशुचारी मतलब इनका मेन काम था पशुओं को चराना, और ये खानाबदोश जीवन जीते थे। खानाबदोश का मतलब है नोमैडिक लाइफ, ये नोमैडिक लाइफ को जीते थे। मतलब क्योंकि देखो ऋग्वैदिक काल में इनको खेती की बहुत जानकारी नहीं थी, मतलब थोड़ी बहुत इनको जानकारी, क्योंकि आपने सुना था कि ऋग्वैदिक काल के पहले मंडल में अश्वनी द्वारा ये जो है हल चलाने का उल्लेख मिलता है। तो आप देखोगे भले हल चला रहे लेकिन खेती कोई उतने बड़े व्यापक स्तर पर नहीं की जाती थी। तो ये कबीले के रूप में थे, यानी नोमैडिक लाइफ थे, खानाबदोश जीवन जीते थे, और व्यवस्था पशुचारी थी, यानी कि इनका मुख्य जो जीवन का आधार था अर्थव्यवस्था का पशुचारी, मतलब द इकोनॉमी वाज पास्टोरल एंड देयर वर नो टैक्सेस। अभी टैक्सेस बताएंगे क्या, टैक्सेस बाद में समझेंगे, लेकिन पहले समझिए उस समय के लोगों को खेती के बारे में जानकारी नहीं थी। खेती की जानकारी कब हुई? खेती की जानकारी होगी आपको उत्तर वैदिक काल से, ठीक है। तो ये एक जो ऋग्वैदिक काल का समाज था वो पशुचारी था, खानाबदोश मतलब नोमैडिक लाइफ जीते थे, वो कबीले के तरह से यहां वहां घूमते थे। और ध्यान रखिए जो कबीले होते थे ऋग्वैदिक काल में, इसमें दिया नहीं है पीपीटी में, उनको हम जन बोलते थे, ध्यान रखिएगा। ऋग्वैदिक काल में जो कबीले होते थे वो जन बोलते थे। हर चीज पीपीटी में नहीं है, लेकिन जो पीपीटी में नहीं उसको ध्यान रखेंगे। तो यहां पर मेन सवाल 3 पॉइंट ध्यान रखिए। ऋग्वैदिक काल में लोग कबीले के रूप में रहते थे, खेती की जानकारी नहीं थी, पशुपालन ही मेन उनका आर्थिक आधार था जीवन का, और जन को कबीले को जन कहा जाता था, ठीक है। टैक्स की बात करें तो देखो ये टैक्स सिस्टम को थोड़ा सा यहां ध्यान रखिए कि जब राजा नहीं, कबीलाई लोग हैं, जन, कोई एक निश्चित एरिया नहीं था। देयर वाज नो पर्टिकुलर एरिया फॉर कबीला बिकॉज दे वर पासिंग ए नोमैडिक लाइफ। देयर मेन ऑक्यूपेशन वाज एनिमल हस्बेंड्री। ये पशुपालन करते थे, कोई एक पर्टिकुलर एरिया था ही नहीं। तो जो राजा था उसका कोई एक क्षेत्र नहीं था, जब क्षेत्र नहीं तो टैक्स नहीं, उस समय कोई कर व्यवस्था नहीं थी।
हाँ, एक विशेष प्रकार के कर का उल्लेख मिलता है जिसे बलि बोलते हैं। बलि मतलब किसी को काटने की बात नहीं थी, बलि मतलब स्वेच्छा से दिया गया दान, जो आगे समझेंगे। तो अगर ये सवाल पूछा जाए कि क्या ऋग्वैदिक काल में कोई निश्चित टैक्स सिस्टम था, क्या कोई कर प्रणाली थी, उत्तर है नहीं। उसका आधार भी है, क्योंकि जब कोई एक पर्टिकुलर एरिया नहीं है, जब खेती नहीं है, तो टैक्स किस चीज़ का लिया जाएगा। इसलिए ऋग्वैदिक काल में कोई एक निश्चित टैक्स सिस्टम नहीं था। ठीक है, ये अब समझ चुके हैं। तो इतनी इस पीपीटी को ध्यान से समझेंगे, इसमें क्या क्या बातें थी। ठीक है, मतलब पुरुष प्रधान था समाज, कोई कर व्यवस्था नहीं थी। एट दैट टाइम गर्ल हु रिमेन्ड अनमैरिड थ्रू आउट देयर लाइव्स वर कॉल्ड अमाजू। मतलब उस समय जो जीवन भर लड़कियां अविवाहित रहने वाली थीं उन्हें अमाजू बोलते थे। मतलब ये वो लड़कियां थी जो जीवन भर विवाह नहीं करती थी। दे वर नोन एज अमाजू, समझे। एट दैट टाइम गर्ल्स वर रिमेन्ड अनमैरिड थ्रू आउट देयर लाइव्स वर कॉल्ड अमाजू। यानी उस समय जो लड़कियां जीवन भर विवाह नहीं करती थी उन्हें अमाजू बोलते थे। Women who remained unmarried and received education throughout their lives were called ब्रह्मवादिनी। मतलब जो लड़कियां जीवन भर अविवाहित रहकर केवल शिक्षा ग्रहण करती थीं उन्हें हम लोग ब्रह्मवादिनी, यही महिला ऋषि थीं। ध्यान रखिए, यही महिला ऋषि थीं। यही क्या थीं? महिला ऋषि थीं, जो जीवन भर अविवाहित रहकर शिक्षा ग्रहण करती थी। और जरा याद कीजिए, मैंने कहा था इन ऋग्वेद देयर आर सम वुमेन ऋषि, फीमेल ऋषि का भी उल्लेख किया था। कुछ महिला ऋषियों का नाम था, याद कीजिए, अपाला, घोषा, ये वही लोग हैं ब्रह्मवादिनी टाइप की, कि ये जीवन भर अविवाहित रह करके शिक्षा ग्रहण करती थी। जो महिलाएं विवाह तक शिक्षा ग्रहण करती थी, मतलब एंड वुमेन हु रिसीव्ड एजुकेशन टिल मैरिज, द वुमेन हु रिसीव्ड एजुकेशन टिल मैरिज दे वर नोन एज क्या? सद्दोदाह बोलते थे। थोड़ा नाम कठिन है। यानी जो जीवन भर विवाह नहीं करती थी उन्हें अमाजू कहते थे। जो जीवन भर बिना विवाह किए अध्ययन करती थी उन्हें ब्रह्मवादिनी कहते थे। ठीक है, ये विदुषी महिलाएं थी। और जो अपने विवाह तक, टिल मैरिज तक शिक्षा ग्रहण करती थी उन्हें क्या बोलते थे? सद्दोदाह। ध्यान रखिए, ये सब नाम हैं जो आपको ध्यान में रखना। अमाजू किसे बोलते थे? अमाजू मतलब वो महिलाएं जो जीवन भर कंवारी रहती थी। ब्रह्मवादिनी मतलब वो महिलाएं जो अविवाहित रह करके क्या है, सीधा शिक्षा ग्रहण करती थी। सद्दोदाह मतलब वो महिलाएं जो विवाह तक शिक्षा ग्रहण करती थी। मतलब आप सोच लीजिए, उस समय का समाज, भले ही वो समाज पुरुष प्रधान हो, लेकिन महिलाओं को कहीं ना कहीं स्वच्छंदता दी। इसीलिए आप जब पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बड़ी अच्छी मानी जाती है, अगर तुलना की जाती है कि महिलाओं पर उतना ज़्यादा, जैसे अभी आप आगे पढ़ोगे, बाल विवाह, सती प्रथा का उल्लेख ही नहीं मिलता है। तो अपने आप में ये जो आप देख रहे हैं, ये अपने आप में एक ऐसी सभ्यता है जिसको कुछ लोग बहुत उस समय महिलाओं के लिए अच्छा मानते थे कि महिलाओं पर उतना प्रतिबंध नहीं था, भले ही समाज पुरुष प्रधान था। कहीं सती प्रथा का उल्लेख मिला ही नहीं है, ध्यान रखेंगे। अब चलिए, ऋग्वैदिक काल में देखो, अभी मैंने बताया था, चाइल्ड मैरिज, सती सिस्टम एंड प्रदा सिस्टम वर नॉट प्रिविलेंट इन ऋग्वैदिक पीरियड। चाइल्ड मैरिज, सती प्रथा, नहीं बाल विवाह, जो भी बोला, बाल विवाह, सती प्रथा का, और पर्दा प्रथा, पर्दा सिस्टम वर नॉट प्रिविलेंट। यानी उस समय सती प्रथा, बाल विवाह, ये समाज की कमियां हैं जो बाद में आई, उस समय था ही नहीं। इसीलिए आप सोचिए, किसी विद्वान ने कहा है वेदों की ओर लौटो। किसने कहा था? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन वेदों की ओर लौटने की बात क्यों कही? क्योंकि वो इस समाज को आपसे परिचित कराना चाह रहे थे कि जहां पर आज की जो कमियां हैं वो उस समय नहीं थी। ठीक है, नियोग, एट दिस टाइम वुमेन डिड नॉट हैव, ये उस समय नियोग और विधवा विवाह,
नियोग और विडो मतलब नियोग मतलब क्या था, तलाक, और विधवा विवाह की बात थी, तलाक भी था विधवा विवाह भी था। भाई आपको पता ना, आप जब ब्रिटिश काल की बात करोगे और जब आप आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ोगे तो भारत में ये सब बुराइयां बाद में आई हैं। विधवा विवाह जो है हमारे यहाँ लोग करने ही नहीं देते थे, विधवाओं के साथ समाज बुरा व्यवहार करता था। लेकिन आप ऋग्वैदिक काल में जाइए तो बड़ा एडवांस सोसाइटी लगेगा आपको कि महिलाओं को जीवन भर कुंवारी रह करके पढ़ने की भी छूट है। विधवा विवाह भी वहां था जिसको हमारे यहां बाद में लोग संघर्ष करके लागू करवाए। सती प्रथा है नहीं, बाल विवाह है नहीं। तो आप सोचिए वो समाज एक अच्छा समाज था। इसीलिए कहीं कहीं विद्वान लोग वेदों को इस मामले में अच्छा मानते हैं कि वो समाज में बहुत ज्यादा सामाजिक कुरीतियां यानी कि सोशल इविल्स नहीं दिखाई देते। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। इन्हीं सबको आपको ध्यान रखना है कि उस तरह का समाज था कैसा। हाँ, जानवर क्या है, गाय, बकरी, भेड़, कुत्ता और घोड़े, ये सब पालतू जानवर थे। और याद रखिए सिंधु सभ्यता में कहीं भी घोड़े का प्रमाण नहीं है। सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। बाकी वैदिक सभ्यता में गाय, बकरी, भेड़, कुत्ता और घोड़े ये सब पालतू जानवर का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो आपको इसमें क्या मेन पॉइंट ध्यान रखना कि महिलाओं की स्थिति कैसी थी, कौन कौन सा चीज सिस्टम में नहीं था जो आज वो सिस्टम में आ गया है। जैसे आप देखेंगे विधवा विवाह नहीं था, प्रदा प्रथा नहीं थी उस समय। ठीक है, सॉरी, विवाह सती प्रथा नहीं था, प्रदा प्रथा नहीं था, विधवा विवाह था, विधवा विवाह था और नियोग यानी तलाक की प्रथा थी। तो थोड़ा इन सब पे ध्यान दीजिएगा कि कैसा समाज था। समाज अच्छा समाज था, सती प्रथा, बाल विवाह नहीं थी, विधवा विवाह पर कोई दिक्कत नहीं थी कि अगर किसी महिला का पति दुर्भाग्यवश नहीं है तो उसकी दूसरी शादी भी करना कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, इस तरह से नियोग प्रथा यानी कि तलाक प्रथा भी चलती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल में ही पुत्र, हाँ एक थोड़ा सा देखिएगा, क्योंकि भैया ये मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी था, यानी कि मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी था या कह दो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी था। तो थोड़ा सा यह है कि पुत्र ही पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकारी होता था, यानी कि पिता के जो संपत्ति का अधिकार था वो पुत्र को मिला। आप जब आप थोड़ा सा नियम में पढ़ो तो एक हमारे यहाँ संविधान में एक संहिता है जिसको बोलते हैं हिंदू कोड बिल या हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कहीं ना कहीं यहीं से पहले, अब तो फिलहाल समान आचार संहिता की बात होती है जिसमें बेटा और बेटी दोनों को संपत्ति का अधिकारी माना जा सकता है। लेकिन उस समय की बात करें तो पिता के संपत्ति में केवल पुत्र का ही अधिकार होता था, पुत्री का कोई अधिकार था ही नहीं, पुत्री का कोई अधिकार नहीं था। यानी ये तो एक समस्या दिखेगी कि बेटियों को संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता था। हाँ, और आज देखिए पत्नी अपने पति के साथ धार्मिक अनुष्ठान, जो भी धार्मिक, जैसे आप देखिए आपके घर में जब कोई कथा होती है तो माता पिता को साथ बैठाते हैं या पति पत्नी साथ बैठते हैं। ये व्यवस्था वहीं से शुरू हुई कि जो भी धार्मिक अनुष्ठान होते थे उसमें पति पत्नी साथ बैठते थे। ठीक है, और ऋग्वैदिक काल के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में एक विराट द्वारा वर्ण की उत्पत्ति का, तो हाँ अब देखो ये वर्ण व्यवस्था कहाँ से आई थी। ये वर्ण व्यवस्था ऋग्वैदिक काल में थी और ये आप पहले जान चुके हो कि वर्ण व्यवस्था का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है, 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। 10वें मंडल के किसमें, पुरुष सूक्त में, जिसमें कहा गया है कि एक विराट पुरुष, यानी कि अब वो विराट पुरुष ब्रह्मा है, उस ब्रह्मा यानी परम पुरुष, यानी उस ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से उत्पन्न हुए हैं। यानी ब्राह्मण की उत्पत्ति उस परम पिता परमात्मा के मुख से हुई, यानी कि ब्राह्मण, और क्षत्रियों की उत्पत्ति उस विराट पुरुष यानी ब्रह्मा के भुजाओं से हुई। वैश्य यानी व्यापारी की उत्पत्ति उसके जांघों से हुई, और शूद्र से पैरों, उस विराट पुरुष के पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई। अब देखो, लेकिन ध्यान रखो ये जो लिखा गया है इसका मतलब थोड़ा कुछ और भी है।
ये विराट पुरुष का मतलब एक संकेत है और ये कहीं ना कहीं कर्म प्रधान समाज की बात करता है। ये कर्म प्रधान समाज की बात करता है कि विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, तो ब्राह्मण कोई यहां जातिगत वो नहीं है। विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब जो योग्य हो, हर वो योग्य आदमी जिसके पास योग्यता है, क्षमता है, ज्ञान है, वो ब्राह्मण है। ये किसी जात की बात नहीं की, ये एक तरह से समझाने का तरीका था। जो लड़ने भिड़ने में माहिर है वो क्षत्रिय है, जो व्यापार कर रहा है वो वैश्य है, और जो समाज की सेवा कर रहा है, शूद्र शब्द कोई निगेटिव वर्ड नहीं है, जो समाज की सेवा कर रहा है वो शूद्र है। जो भी समाज की सेवा कर रहा है, समाज की सेवा करने वाले शूद्र हैं, चाहे वो नेता के रूप में कर रहे हो, चाहे वो किसी भी रूप में कर रहे हो। शूद्र कोई निगेटिव वर्ड नहीं था। इसको बाद में समाज में लोगों ने इसको निगेटिव बनाने का प्रयास किया, जो कि गलत है। शूद्र का मतलब जो सेवा करे समाज में, हर वो व्यक्ति, चाहे वो समाज सेवी हो, जो जन कल्याण के लिए काम करता है, वो शूद्र की श्रेणी में आता था। लेकिन ये कर्म प्रधान था। इस समाज में कोई वर्ण व्यवस्था वंश के आधार पर नहीं थी कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा। ब्राह्मण यहां समझो एक प्रकार का विशेषण था। जिसके अंदर विशेषता है वो ब्राह्मण है, जिसके अंदर लड़ने की विशेषता है वो क्षत्रिय है, जिसके अंदर व्यापार करने की विशेषता क्षमता है वो वैश्य है यानी व्यापारी है, जिसके अंदर सेवा करने की क्षमता है वो शूद्र है। अगर आप थोड़ा समझो तो ये सब विशेषण हैं, ठीक है। इसमें किसी प्रकार के भेदभाव का उल्लेख नहीं है। तो मैंने इसको बहुत अच्छे समझाया है, आगे इन्हीं को पढ़ाना है। वो तो उत्तर वैदिक काल में जब सिस्टम बन गया कि नहीं ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, तो ये वहां से मामला बिगड़ा है। तो उसको मैं आगे समझाऊंगा, फिलहाल अभी तो आपको ही समझना है, ठीक है। क्योंकि हम वैदिक सभ्यता के हर एक चीज को बहुत अच्छे समझेंगे ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपके पास अच्छे खासे जानकारी का भंडार हो। हाँ, ऋग्वैदिक में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय के चयन। अब देखिए मैं वही कहा, वर्ण शब्द रंग होता है। ऋग्वैदिक काल में वर्ण शब्द का रंग मतलब है, लेकिन कहीं कहीं व्यवसाय के चयन के अर्थ में। तो वही तो मैंने कहा कि ये जो वर्ण है ये व्यवसाय की बात करता है, यानी जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म प्रधान थी, यानी जो जैसा व्यवसाय करेगा उसी वर्ण में वो माना जाएगा। अगर मैं समाज सेवी हूं, मुझे सेवा करना है, चाहे मैं जन कल्याण के लिए करूं, तो मैं शूद्र हूं। मैं लड़ने भिड़ने की क्षमता रखता हूं तो मैं क्षत्रिय हूं। इसमें ऊंच नीच की बात नहीं थी, बात थी आप किस काम को करने की योग्य हैं। तो इसमें एक यही अच्छी बात थी कि समाज में किसी को स्थायी रूप से ना ब्राह्मण माना जा सकता था, ना ही स्थायी रूप से क्षत्रिय माना जा सकता था, ना ही स्थायी रूप से शूद्र माना जा सकता था, ठीक है। यही चीज इसमें अच्छी थी जो आगे समझेंगे। इसीलिए तो ऋग्वैदिक काल में आप समझो कि राजा का बेटा राजा बनेगा, इसकी गारंटी नहीं थी। इसीलिए तो लोगों ने वेदों की ओर लौटो की बात किया कि आप इस व्यवस्था को समझिए। आज की व्यवस्था इस व्यवस्था से मैच नहीं करती है, क्योंकि आज की व्यवस्था में हमने जो वर्ण व्यवस्था है, जो व्यवसाय के आधार पर यानी कर्म के आधार पर बांटा गया था, इसको हमने वंश के आधार पर बना दिया है, जो कि गलत है। ये वही बातें हैं जो इंग्लिश में है। इन द ऋग्वैदिक पीरियड ओनली द सन वाज द, ये मैंने इसको समझा दिया, इसको इंग्लिश में देख लीजिएगा। वही कि इन द ऋग्वैदिक पीरियड ओनली द सन वाज द हायर टू द एंसेस्टर प्रॉपर्टी, यानी सन जो था वो ही उत्तराधिकारी था, ठीक है। द वाइफ यूज्ड टू पार्टिसिपेट प्रोमिनेंटली इन रिलीजियस रिचुअल्स अलॉन्ग विथ हर हस्बैंड। वही जितने भी रिलीजियस रिचुअल्स होते थे उसमें वाइफ अपने हस्बैंड के साथ बैठती थी। In the Purush Sukta describe the 10th mandal of the Rigvedic period, there is a description of the origin of the varns by, वही समझे कि जो वर्ण की उत्पत्ति है एक विराट पुरुष से हुई है। It is said that Brahmins were born from the mouth of Param Purush, Kshatriya from his arms, Vaishya from his thighs, and Sudras from his feet. In the Rigvedic, the word varn has been used the sense of color and sometime in the sense of चॉइस ऑफ प्रोफेशन। ध्यान रखेंगे, चॉइस ऑफ प्रोफेशन की बात थी। आप जिस प्रोफेशन में जा रहे हैं उस हिसाब से आपको माना जाएगा। तो ये पूरी बातें आप समझे रहिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी थोड़ी बातें हैं जो ध्यान रखेंगे। ऋग्वैदिक काल में तांबे को अयस बोलते थे, अयस, तांबे को अयस बोलते थे। और सोने से निर्मित गले में पहनने वाली जो माला या आभूषण है
उसको निष्क बोलते थे। इन द ऋग्वैदिक पीरियड कॉपर वॉज कॉल्ड अयस एंड द निक ऑर्नामेंट मेड ऑफ गोल्ड वॉज कॉल्ड निष्क। जो तांबा था उसको अयस बोलते थे और सोने की जो आभूषण थे, ऑर्नामेंट्स थे, उनको निष्क। याद करो, आज जो आप बोलते हो तनिष्क, तनिष्क बोलते हो टाटा वाला, जो टाटा की कंपनी है तनिष्क जो ज्वेलरी बनाती है, ये निष्क शब्द यहीं से लिया है इन्होंने, क्योंकि निष्क का मतलब होता है, निष्क का मतलब क्या होता है? निष्क का मतलब होता है आभूषण, सोने के आभूषण। तो आज जो आप तनिष्क देखते हो, ये तनिष्क में जो निष्क शब्द आया है वो टाटा वालों ने इसी ऋग्वेद से समझिए कहीं ना कहीं कॉपी किया है। निष्क तो तनिष्क, ठीक है, तो याद रखेंगे अब आसानी से कि निष्क मतलब सोने का आभूषण, तो वहीं से बन गया तनिष्क। क्या बन गया? तनिष्क, तो सब लोग जानते हैं। तो ऋग्वैदिक काल में आर्थिक स्थिति का मूल गाय, ऋग्वैदिक काल में आर्थिक स्थिति का मूलाधार गाय थी। गाय का कोई बहुत बड़ा उल्लेख सिंधु सभ्यता में नहीं मिला, लेकिन ऋग्वैदिक काल में आर्थिक स्थिति का जो मूलाधार है, यानी जो गाय को एक धन के रूप में माना गया था, जिसके पास जितनी ज्यादा गाय वो कबीला उतना ही संपन्न माना जाता था। इसीलिए गाय को यहां पशुधन मानते थे, गाय को यहां पर पशुधन। इन द ऋग्वैदिक पीरियड कॉपर वॉज कॉल्ड अयस एंड द बेसिक of the economic condition in the Rigvedic period was cow. Cow was considered as a currency and it was also known as livestock. ये एक प्रकार का धन था जिसके पास जितनी, आप याद करोगे, मैं बताऊंगा, ऋग्वेद में जो कबीलों के बीच में लड़ाइयां हुई हैं वो जमीन के लिए कम, पशुओं यानी गाय के लिए ज्यादा हुई हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे ऋग्वैदिक काल में गाय। अब कहोगे सर इनका जो है लेन देन में, अगर कहीं व्यापार कर रहे हैं तो लेन देन की क्या व्यवस्था थी? देखो, गाय को एक मुद्रा के रूप में मानते थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी एक वस्तु, एक तरह से बार्टर सिस्टम ही था, कोई करेंसी नहीं थी। तो अभी आगे समझेंगे। अधिकांश, जो भी बताया, अधिकांश लड़ाइयां गायों के लिए ही लड़ी गई। मोस्ट ऑफ द बैटल्स वर फॉट फॉर काउज। जो अधिकांश लड़ाइयां हैं वो गाय के लिए लड़ी गई। ठीक है, और ऋग्वेद में गाय का उल्लेख 176 बार किया गया है। और अब मैं बताऊंगा बलि। ध्यान रखिए, बलि शब्द क्या है? आप अभी पिछले पीपीटी में मैंने बताया था कि ऋग्वैदिक काल में किसी टैक्स सिस्टम का कोई उल्लेख नहीं था, टैक्स का उल्लेख नहीं मिलता, कोई एक प्रॉपर या निश्चित तरीके से टैक्स का उल्लेख नहीं मिलता है। हाँ, लेकिन बलि शब्द का उल्लेख मिलता है, कर की जगह बलि का नाम। तो कहोगे बलि मतलब क्या? देखिए, बलि क्या? ये बलि वो बलि नहीं है, ये राजा को दिया जाने वाला उपहार था। ठीक है, द वर्ड बलि इज मेंशन इन द ऋग्वेद, इट वाज अ गिफ्ट गिवन टू द किंग। देयर इज नो एविडेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ टैक्स सिस्टम बीइंग प्रिवेलेंट इन द ऋग्वैदिक पीरियड। वही चीज है जो बता चुका हूं कि किसी तरह की कोई कर प्रणाली नहीं पाई जाती। बलि का उल्लेख मिलता है, किसका? बलि का। और बलि क्या थी? बलि का मतलब था राजा को स्वेच्छा से दिया गया उपहार, द गिफ्ट गिवन टू किंग वॉलंटरली, अपनी इच्छा से, यानी किसी पर कोई कर देने का कोई दबाव नहीं था। तो सोचिए कैसी व्यवस्था थी, कर का दबाव नहीं, सती प्रथा नहीं, और क्या नाम है, विधवा विवाह पर रोक नहीं है। ठीक है, समाज में देखा जाए महिलाओं को अध्ययन करने की आज़ादी है। तो ये सब चीज़ें ऋग्वैदिक काल की हैं। और समाज क्या है? प्रोफेशन पे है, चॉइस ऑफ प्रोफेशन, कर्म प्रधान है। आप जिस तरह के प्रोफेशन में जाते हो उस तरह से आपको माना जाएगा, और कोई प्रोफेशन बुरा नहीं था कि आप किसी प्रोफेशन को ऊंचा नीचा साबित कर दो। तो जिस प्रोफेशन में एक्सपर्ट है वो काम करे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस ऋग्वैदिक काल में पॉजिटिविटी दिखती है। हाँ, लेकिन 1000 BC के नज़दीक पहुंचते पहुंचते ये व्यवस्था बिगड़ने लगती है, जो हम आगे समझेंगे, वही जब उत्तर वैदिक काल का नज़दीक हम पहुंचेंगे तब। लेकिन अभी तो हम सारी बातें ऋग्वैदिक काल से ही पढ़ रहे हैं। आराम से पढ़िए और हर चीज़ को समझते चलिए। अब आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल में जुते हुए खेत, प्लाउ फील्ड
या परती भूमि को, यह थोड़ा ध्यान रखिए, पूछा गया, थोड़ा टफ चीजें हैं दिमाग में लेकिन रखना है। जिस खेत को जोता जाता है यानी प्लाउड फील्ड, ऋग्वैदिक काल में जो प्लाउड फील्ड होता था, है ना, प्लाउड फील्ड, उनको हम लोग जुते हुए खेत को क्या क्षेत्र बोलते थे भैया, ध्यान रखना। जो प्लाउड फील्ड है इसको हम लोग क्या बोलते थे, क्षेत्र बोलते थे। द प्लाउड फील्ड वॉज कॉल्ड क्षेत्र। कई बार ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है कि जुते हुए खेत को ऋग्वैदिक काल में क्या क्षेत्र बोलते। आप कहोगे सर अभी तो आप कह रहे थे पशुपालन है, खेती, हाँ मैंने कहा खेती नहीं था, खेती नहीं था मतलब खेती आर्थिक जीवन का मुख्य आधार नहीं था। कहीं कहीं थोड़े बहुत जौ उगाने के प्रमाण मिले हैं, कहीं कहीं खेती मतलब 1-2% लोग कहीं ना कहीं कुछ उगाते होंगे। इसीलिए तो कहा था ऋग्वैदिक काल में हल के प्रथम मंडल में हल चलाने की उल्लेख की बात की गई है। तो इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल नहीं, थोड़ा बहुत खेती था, लेकिन मेन व्यवसाय पशुपालन था। हाँ, तो उस समय जो थोड़े बहुत जो जुते हुए खेत थे उनको क्षेत्र कहते थे। और परती भूमि यानी जो अनफर्टाइल लैंड थी उसको हम लोग खिल्य बोलते थे। ध्यान रखना, द अनफर्टाइल और बॉरेन लैंड कॉल्ड खिल, अनफर्टाइल और बॉरेन लैंड कॉल्ड खिल। और हल से बनी हुई नालियां, यानी जब खेती की जाती है तो जब हल चलता है तो ऐसे आपने देखो खेत में ऐसे ऐसे नालियां बन जाती हैं, ऊपर मिट्टी होती है ऐसे ऐसे और बीच में नालियां बन जाती हैं। और ध्यान रखिए इन नालियों को सीता कहा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, जुते हुए खेत को क्षेत्र कहते थे, बारेन लैंड यानी अनफर्टाइल बंजर भूमि को खिल्य बोलते थे, और जो खेतों में नालियां बनती थी उनको सीता कहा गया था। सीता, क्षेत्र, खिल्य और सीता, ये क्या है ध्यान रखेंगे। क्षेत्र मतलब प्लाउड फील्ड, खिल्य मतलब बारेन लैंड और सीता मतलब क्या, नालियां जो थी, द फरोज मेड बाय प्लाउ, वही फरोज बोलते मेड बाय प्लाउ, ठीक है। और कहोगे सर ठीक है, जब थोड़ी बहुत खेती करते थे तो कोई फसल भी, हाँ फसल था जौ। ये लोग जिस फसल का उत्पादन करते थे उसे यव, थोड़े बहुत मात्रा में, इसी को हम लोग कह सकते हैं आज का जौ। हाँ, तो मतलब बहुत व्यापक स्तर पे खेती नहीं होती थी, मगर कहीं कहीं जौ उगाने के प्रमाण मिलते हैं। ये जो मैंने पूरा बताया ऋग्वैदिक काल की बातें हैं, ध्यान से पढ़ते चलेंगे। अब आप देखिए इस समय गुरुकुल पद्धति आप, क्योंकि मैंने कहा था कि जो वेद होते हैं वो श्रुति पे आधारित हैं। वेद किस पे आधारित हैं, श्रुति पे। जब वेद श्रुति पे आधारित हैं तो उस समय गुरुकुल व्यवस्था थी, शिष्य लोग जंगलों में जाके गुरु के पास अध्ययन करते थे और गुरु उनको मौखिक रूप से वो बातें बताई। इसलिए कहा ना वेदों की जो बातें हैं वो श्रुति के माध्यम से एक से दूसरे में, दूसरे के से तीसरे में, कहीं नहीं, सुनने के माध्यम से, फिर बाद में उसको कंपाइल्ड कर दिया गया, लिख दिया गया। ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा का उल्लेख मिलता है, यानी उस समय स्लेवरी सिस्टम था। ध्यान रखिए स्लेवरी सिस्टम था। हाँ, आप कहोगे सर लोग क्या थे, खाने में क्या उनका था। लोग मूलतः शाकाहारी थे, परंतु विशेष अवसरों पर मांस का भी प्रयोग करते थे। आर्यंस वर बेसिकली वेजिटेरियन बट दे ऑल्सो यूज्ड मीट ऑन ए स्पेशल ओकेजन। मतलब कह सकते हो आज की तरह था कि हमेशा मांस कोई बहुत ज्यादा नहीं, हाँ लेकिन कहीं कहीं कोई विशेष अवसर हो तो वो लोग मांस भी खाते थे। तो हाँ, तो कैसे शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे, लेकिन मूलतः शाकाहारी, ठीक है। और पदार्थों में सोमरस, ये समरस नहीं है, ध्यान रखेंगे ये सोमरस है। पदार्थों में सोमरस का ये वही सोमरस है। आपने ऋग्वैदिक काल में पढ़ा था, हिमालय का उल्लेख है। हिमालय में कौन सी चोटी थी, मूजवंत चोटी पर सोमलता नाम का एक क्या था, सोमलता नाम का एक जड़ी बूटी था, उसी से सोमरस बनता था। और जरा मुझे बताइएगा ये जो सोमरस है जिसको वाइन बोलते हैं, इसके सोम देवता थे। तो सोम देवता का उल्लेख, यानी इसके देवता जो सोमरस है
जो हिमालय के मुजवंत नाम की चोटी पर सोमलता नाम की जड़ी बूटी से बनती थी, ठीक है, इसको सोम बोलते थे, सोमरस, जो कि ऋग्वैदिक काल में एक तरह से वाइन के रूप में यूज किया थी। तो आपको बताना है ये जो सोम रस है, यानी इससे संबंधित एक देवता है सोम देवता। तो कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि उस सोम देवता का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है। तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे कि उस सोम देवता का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया। और बड़ी अच्छी बात है कि अनुराग पांडे हैं और लोग हैं, ये लोग हर एक प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करते हैं, और हर एक लेक्चर, और भी लोग हैं उनका नाम जैसे प्रतीक्षा हैं, दीक्षा हैं, और भी लोग हैं। और जैसे एक नाम तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, किसी न किसी क्लास में लूँगा। ये बच्चे हर बच्चे बहुत, एक कोई यादव जी हैं, उनका नाम मुझे भूल रहा है। ये लोग देखते हैं हर लेक्चर को और जवाब देते हैं। और एक चीज़ और, हाँ, जो मेरी ज्ञान गंगा की सीरीज चल रही है वो एग्ज़ाम पर्पज़ से ही है, और अगर आप उसको कंटिन्यू पढ़ रहे हैं तो बहुत फ़ायदा होगा। आप उसको पढ़िए, शेयर कीजिए और नोट्स बनाते चलिए। हाँ, थोड़ा सा आपको एंशिएंट हिस्ट्री टफ लग रहा होगा क्योंकि मैं सब्जेक्टिव पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप एक बार पढ़ तो लीजिए ताकि वो झंझट खत्म हो जाए कि आपको ये रहे कि आपको जानकारी हो चुकी है। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे तो आपको आसानी होगी, लेकिन अभी खूब पढ़िए, अभी समय है आपके पास, थोड़ा सब्जेक्टिव चीज़ों को लीजिए। फिर उसके बाद जब 1-2 महीने एग्जाम में बचेंगे तो भयंकर तरीके से आप ये क्या नाम है मॉक टेस्ट करवाया जाएगा, या ऑप्शनल क्वेश्चन सॉल्व या लाइव टेस्ट किया जाएगा, तब आसानी होगी। तो अभी तो मैं आपको सब समझा रहा हूँ, यही सब चीज़ें ऑब्जेक्टिव में पूछी जाएंगी तो आपको एक आइडिया होगा कि क्या था। अब चलिए, ऋग्वैदिक काल में भूमि कोई निजी संपत्ति नहीं थी, ध्यान रखेंगे। इन ऋग्वैदिक पीरियड लैंड वॉज नॉट ए प्राइवेट प्रॉपर्टी। लैंड कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी। क्यों? क्योंकि लोगों को भूमि की जानकारी नहीं थी। जब खेती ही नहीं कर रहे हैं तो भूमि से उतना लगाव था नहीं। जब भूमि से लगाव नहीं तो ना तो राज्य है, ना साम्राज्य है, ना ही राष्ट्र है। यह भी ध्यान रखिए। अगर पूछा जाए राष्ट्र या राष्ट्र शब्द आया कहां से, तो अभी नहीं है, ना कोई राष्ट्र है ना साम्राज्य है, क्योंकि भूमि का कोई यूज ही नहीं। वो भूमि को एक संपत्ति के जैसे आज तो भूमि के लिए मारामारी है, उस समय भूमि को संपत्ति की तरह इस्तेमाल नहीं करते थे। पशुओं के लिए चराते थे, और जब जहां चराते चराते घास या ये चारा खत्म हुआ कहीं और लेके चले जाते थे। इसीलिए तो खानाबदोश थे। तो हर चीज लिंक है। खानाबदोश क्यों है? क्योंकि वो खेती जानते नहीं, पशुओं को चराते हैं। जब चराते चराते चारा खत्म तो कहीं और लेके चले जाएंगे। खेती उतने बड़े स्तर पे होती नहीं। इसीलिए आप ध्यान रखेंगे, ऋग्वैदिक काल में भूमि निजी संपत्ति, यानी उस समय की लड़ाइयां भूमि के लिए नहीं लड़ी गई थी, गाय और कबीलों के बीच की लड़ाइयां थी। हाँ, अब यहां क्या था? यहां मतलब भूमि पर क्या था? सामूहिक अधिकार था। कोई भूमि किसी की कोई पर्सनल संपत्ति नहीं थी। ऋग्वैदिक काल में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार और शिल्पियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, जैसे आज आज जैसे हमारे समाज में भाई बुनकर भी होते हैं, जो चमड़े का व्यवसाय करते हैं, चर्मकार, रथकार, बढ़ई जो लकड़ियों का व्यवसाय करते हैं, यानी कि जो हमारे लकड़ियों के बिजनेस करते हैं, ये लोग थे। उस समय भी थे, आज भी हैं। व्यापार करने वालों को पणी बोलते थे। पणी नामक लोगों के हाथ में था। और यह वहां, और सबसे इंपॉर्टेंट जो व्यापार था वो पणी नाम के लोग करते थे, वही वैश्य। और इनका जो व्यापार था ये वस्तु विनिमय पर आधारित था। मैंने पहले कहा था जैसे गाय को एक मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे, और मैंने पहले कहा था कि मैं अभी बताऊंगा कि ये व्यापार के विनिमय में, यानी जैसे आज हम कुछ खरीदते हैं तो उसके बदले देते हैं पैसा, तो आज मुद्रा प्रणाली है। उस समय क्या था? बार्टर सिस्टम था। उस समय बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली, कि आप एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ले सकते थे, और उसमें सबसे बड़ी चीज गाय मानी जाती थी। ठीक है, तो यहां ध्यान रखेंगे कौन सी प्रणाली थी? वस्तु विनिमय प्रणाली थी। हाँ, अब यहां कुछ चीजें हैं कि ऋग्वैदिक काल में किसको क्या क्या बोलते थे। जो हमारे जुते हुए खेत होते थे, ठीक है, खेतों को क्षेत्र बोलते थे, याद कीजिए, खेतों को क्षेत्र बोलते थे। और हल से बनी नालियों को सीता बोलते थे। परती भूमि को खिल्ले बोलते थे।
तो जो जुते हुए खेत थे उसको उर्वरा बोलते थे, प्लाउड फील्ड को उर्वरा बोलते थे। हल को उस समय लांगल बोलते थे, बैल को ब्रिक बोलते थे, गोबर की खाद को करीश या सकृत बोलते थे, हल से बनी नालियां बता चुका हूं सीता बोलते थे, कुआं यानी कूप को अवत बोलते थे। ये कभी कभी पूछा जाता है। देखो भाई, ये थोड़ा आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन इन्हीं सबको पढ़ना है। जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आपके सर से बर्डन खत्म हो जाएगा कि आपको सब चीज़ें कहीं ना कहीं पता रहेंगी। इसीलिए मैं हट नहीं रहा हूँ, मैं पूरा पढ़ाते चला जा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखेंगे किसको क्या क्या सब नोट कर लेना। पीडीएफ तो जाएगा ही। अब पीडीएफ केवल उन्हीं के पास जाता है जो बच्चे डिमांड करते हैं, पहुँच जाता है। नहीं डिमांड तो पीडीएफ नहीं जाता, क्योंकि जो बच्चे सीरियस हैं वो लिख देते हैं पर्सनली, सर मुझे पीडीएफ भेज दीजिए। वरना जो नहीं सीरियस है उनके लिए, हाँ कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो लिखते होंगे, तो अच्छी बात है अगर लिख रहे हो, ठीक है। लेकिन भैया मैं कहूँगा सिस्टमेटिक तरीके से लिखिए, नोट्स बनाइए और पढ़िए। अब आगे आते हम लोग। हाँ, प्राचीन, अब देखो कुछ नाम हैं, जैसे हलवाहा, जो लोग हल चलाते थे, किवांश। अनाज नापने वाले पात्र को उर्दर कहते थे, बादल को पर्जन्य कहते थे, जो चमड़े का कपड़ा पहनते हैं, जो चर्म धारण करते थे, उनको कृतिवासा बोलते थे। अश्व की देवी को वधिका बोलते थे, अभिनेता को सैलूस बोलते थे, कुंभकार को कुलाल बोलते थे, एक पवित्र कुतिया मतलब जिसकी पूजा होती थी उसको समापा बोलते थे। ये सब ध्यान रखिएगा, थोड़ा कभी कभी पेपर को टफ करने के लिए पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आज ये हमारा ऋग्वैदिक काल का पूरा हमने सामाजिक और आर्थिक जीवन को पढ़ लिया। अब हम लोग अगले क्लास में आप देखेंगे कि अब हम लोग अगले क्लास में इस ऋग्वैदिक काल के हम लोग पढ़ेंगे किसको, राजनैतिक जीवन को, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऋग्वैदिक काल के हम लोग पढ़ेंगे किसको, राजनैतिक। जो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा सामाजिक और आर्थिक जीवन क्या था, कि समाज कैसा था, समाज में कितने वर्ग थे, और आपने ये भी पढ़ा कि जो है कबीलाई व्यवस्था थी, पशुपालन मेन आधार था, लोग शाकाहारी मांसाहारी थे, और समाज मेल डोमिनेटिंग था, यानी पुरुष प्रधान समाज था, लेकिन महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, महिलाओं को अध्ययन करने की आज़ादी थी। सती प्रथा, बाल विवाह का उल्लेख नहीं मिलता है, विधवा विवाह का जो है उल्लेख मिलता है, नियोग प्रथा का उल्लेख मिलता है। और उसके बाद आपने देखा कि उस समय जो जुते हुए खेत थे उनको क्या बोलते थे, जो परती भूमि थी उनको क्या बोलते थे, खेतों में बनी नालियां जिसे सीता बोलते थे, खेत को क्षेत्र बोलते थे, जुते हुए खेत को उर्वरा बोलते थे, परती भूमि को खिल्ल बोलते थे। सब बता दिया, सब ऐसे याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। व्यापार क्या था, वस्तु विनिमय पर आधारित था। समाज क्या था, वर्ण व्यवस्था था, मगर वो वर्ण व्यवस्था कर्म प्रधान थी, जन्म प्रधान नहीं थी। तो आपने इतनी बातों को समझ लिया शॉर्ट में, यानी ऋग्वैदिक काल का हमने सामाजिक और आर्थिक जीवन पढ़ लिया। और जो इसका अगला पार्ट है वो है राजनैतिक जीवन, और उसी में उत्तर वैदिक काल शुरू कर देंगे। तो लगभग 2 लेक्चर लगेंगे, ये पूरा वैदिक सभ्यता समाप्त हो जाएगा। तो यानी अब आप आप सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता को भी खत्म करने जा रहे हैं। अब हम महाजनपद में एंट्री करेंगे। तो आप सोचिए धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते हम कहाँ पहुँच गए। इसीलिए पढ़ाई के क्षेत्र में कछुए और खरगोश की कहानी सुनाई जाती है, और पढ़ाई के फील्ड में कछुआ ही जीतता है, खरगोश नहीं, ठीक है। या आप एक दिन में 8 घंटा पढ़ लीजिए, बाकी दिन बैठे रहिए, या मूड के हिसाब से पढ़िए, तो ऐसा कुछ नहीं। जो शुरू कर दिया उसे पूरा खत्म करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। जिस तरह से आप लोग ज्ञान गंगा की सीरीज को देख रहे हैं, उस तरह एंशिएंट हिस्ट्री को भी देखिए, और योर सपोर्ट इज आवर एग्जिस्टेंस, ठीक है। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय सियाराम, जय हनुमान, जय भीम, जय भारत। नमस्कार, धन्यवाद।